हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग साइंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और ये है साइंस का एमसीक्यू सीरीज महामैराथन क्लास। और ये जो आपके बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि साइंस का कोई सिलेबस नहीं है। अगर साइंस ढंग से पढ़ना होगा 8 नंबर के लिए तो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ढूंढने पर 12th क्लास तक का भी मिला हुआ है। ठीक है, 10th तक मिल रहा है, 12th तक बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहा है, तो उतना अभी पढ़ा पाना संभव नहीं है। दूसरा एकमात्र तरीका विकल्प बचता है हम लोग के पास में कि जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं है ना, पुराने 10 साल 20 साल पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कर लिया जाए। तो ये है क्वेश्चन 1992 से लेकर 2023 तक का जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। उम्मीद यही रहेगा कि कम से कम इसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है रिपीट कर जाते हैं तो आपकी जो है परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी और 7 में से 8 में से कम 6-7 तक आराम से आप पहुँच जाइएगा। इससे तो यही फ़ायदा मुझे दिख रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसमें से आप लोग खुद देखिएगा तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन से। ये है जीव विज्ञान का सेशन, उसके बाद रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र तीनों को किया जाएगा कंप्लीट। पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये किसने लिखा है, तो याद रखिएगा डार्विन ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आ गया जी। उसके बाद लिखा है कि चार्ल्स डार्विन ने इंग्लैंड में जैव विकासविद थे। तो चार्ल्स डार्विन जो कौन थे, तो इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है। तो किसका करता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का इंसुलिन जो होता है चयापचय करता है। अब ये इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से अंतःस्रावित होता है। यह हार्मोन्स एक प्रोटीन है। क्या है, ये एक हार्मोन्स है, एक प्रोटीन भी है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सी है, तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी जो है ये सभी एंटीबायोटिक ही है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोज और सल्फाडाइजिन, ये सब क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है जो शरीर को मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से बैक्टीरियाओं से उपचार करने के लिए, लड़ने के लिए क्षमता देती है। एंटीबायोटिक क्या करता है, तो इसका उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों को उपचार करने के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जी 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, यानी किस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाएगा, तो याद रखिए कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है जी कीट संवर्धन क्या होता है। कीट संवर्धन क्या होता है, तो याद रखिए कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं लोग कीट संवर्धन। ठीक है, अब यहाँ लिखा है जंतुओं का अध्ययन क्या कहते हैं, तो जंतुओं का अध्ययन क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट आएंगे जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स देखा जाएगा तो अनुवांशिकी जो गुण होता है ना, अनुवांशिकता का और विचरण का बारे में जानना या अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। यानी अपने जो किस जीन से हम पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, उस सब चीज़ों के बारे में, अपने अनुवांशिक गुणों के बारे में जानना जेनेटिक्स कहलाता है, जेनेटिक्स का अध्ययन कहलाता है। आगे जी निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो सेब जो होता है वो सच्चा फल नहीं है। याद रखिएगा ना, सेब क्या है, तो सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू, नाशपाती, ये सब क्या है, तो ये असत्य फल है। याद रखिएगा सेब ना देखे काजू दे दे, नाशपाती दे दे, तो क्या सभी क्या है, असत्य फल है। क्यों, क्योंकि कारण क्या है कि अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो जो लौंग होता है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है, यानी कि कली उसके फूल जो होता है ना, फूल वहीं से हमें मिलता है, कौन सा, लौंग मिलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया कि लौंग जो है किससे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। याद रखिएगा फूल जो होता है ना, जो फूल की कली होती है उससे हमें लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है एक चीज़, ये क्या है, तो सदाबहार वृक्ष है। क्या है, तो लौंग एक सदाबहार वृक्ष है। याद रखिएगा जिसकी ऊंचाई जो होती है 10 से 20 मीटर तक होती है। आगे जी अदरक तना है
जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड, याद रखिएगा है ना। नोड और इंटरनोड का उपस्थिति होने से तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती है, अतः ये कहा जा सकता है कि यह अदरक तना है जड़ नहीं। यानी जिसमें नोड और इंटरनोड होंगे वो क्या होगा? तना होगा, जड़ नहीं होगा। पादप कली है, क्या है पादप कली? तो एक भ्रूणीय टहनी है। भ्रूणीय पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगेंगे उसको बोलेंगे हैलोफाइट। क्या बोलेंगे? हैलोफाइट बोलेंगे। जो नमक युक्त यानी कि लवण मृदभुज इन पादपों को कहते हैं। यानी कि जो लवण में उगने वाले पौधे होते हैं उसको लवण मृदुभिद या हैलोफाइट बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे तो लवण मृदुभिद, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इसी को हैलोफाइट बोलेंगे, जो कि उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी निम्न में से किस से निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसकी जांच करने के लिए? तो मस्तिष्क की जांच करने के लिए, याद रखिएगा, ईईजी का उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो क्या विकिरण भैया? तो इंफ्रारेड। कौन सा विकिरण है? इंफ्रारेड है। नेक्स्ट लिखा है कि जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन है जीव में विविधता का मुख्य कारण। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है भैया? लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की जो खोज था वो डीएनए की खोज देखेंगे तो किसने किया था? तो याद रखिएगा डीएनए की खोज इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस हिसाब से हो जाएगा, जेम्स वाटसन, यानी जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएच विल्सन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। ये क्या है? ये गलत अवधारणा है। वस्तुत इस वैज्ञानिकों ने एक्सरे की विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान कौन कर रहा है? तो वर्ष 1869 ईस्वी में स्वीज रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। तो डीएनए की खोज एक्चुअली में कौन किया था? तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। यकृत में और मांसपेशियों में ऊर्जा जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट आ जी, मानव शरीर में होता है, क्या होता है भैया? तो लगभग जो होता है 70%, ऐसे अमूमन जो है किताबों में दिया हुआ ज्योग्राफी में कि 65% जो होता है मनुष्य में शरीर में पानी होता है। तो याद रखिए 65 से 70% मनुष्य में पानी होता है। विटामिन जो रक्त में थक्का बनाने का प्रभाव करता है, तो जो थक्का बनाने के कार्य करता है वो होता है विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के। याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? बताइए, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होगा और विटामिन डी की कमी से क्या होगा? दोनों को कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा और विटामिन डी की कमी से क्या होती है। आगे जी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विश्व में प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कौन से विटामिन को कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो यह देखिए कैल्सीफेरॉल कहेंगे तो D2 को, है ना। एंगो कैल्सीफेरॉल किसको बोलेंगे? तो D2 को बोलेंगे, है ना। कोली कैल्सीफेरॉल, देखिए कोली कैल्सीफेरॉल होता है D2, वही कुछ मिसिंग था वहाँ पर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, तो यकृत में भंडारित रहता है। याद रखिएगा विटामिन ए, क्योंकि जो विटामिन वाला जो 6 क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोग को यहाँ तक फिगर में दिखाया था, वहाँ फोटो बना हुआ था यकृत का। यकृत का फोटो बना हुआ था कि ये जो है क्या है? तो ये जो है लीवर है और ये विटामिन ए इसमें रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा है भैया? तो यहाँ लिखा है टेकेफेरॉल। ये क्या होता है? बेरी नामक रूप से नहीं होता टेकेफेरॉल। तो विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, और वो विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालेनिन, ठीक है। तो कोबालेमिन होता है B12। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। उसके बाद से विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स नामक रोग होता है। वेरी विटामिन B1 जो होता है इसे थायमिन की कमी से होता है, ना कि टेकोफेरॉल की कमी से होता है। और टेकोफेरॉल जो होता है टेकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेल नहीं है? तो कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन बी संतरा, ठीक है। विटामिन डी जो होता है यकृत नहीं, विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से। ई गेहूँ के अंकुर तेल, तो ये कौन सा हो जाएगा? इनमें से
विटामिन बी नहीं, विटामिन बी भी संतरा में नहीं होगा, बी तो होता नहीं, विटामिन सी में ना संतरा होता है, ये भी नहीं, कोई मैच नहीं कर रहा था। विटामिन ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें से कोई सम्मेल नहीं है। आ गया जी 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है, तो विटामिन B12 याद रखिएगा, कोबाल्ट का है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो कितना परिमाप होता है, तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है, वो रक्त जो बीपी नापने का मतलब बीपी नापने का मशीन कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होते रहता है, तो प्रति मिनट 1 मिनट में 1200 सीसी जो होता है ना, 1200 सीसी ब्लड जो है प्रवाहित होते रहता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, जस्ट ऊपर आप लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, हार्मोन कौन सा भैया, तो इंसुलिन प्रोटीन है, हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के पास में उसी से निकलता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। और ये जो क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको SPD साइंस होता है ना, उसमें मिल जाता है। और मुझे लगता है कि SPD साइंस में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये BPC में भी आ रहे हैं, है ना। हालांकि अभी जो है TRE 3 के लिए समय नहीं है उसको पूरी तरह से करा पाना। TRE 4 के लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, उसमें SPD साइंस कराऊँगा, NCERT कराऊँगा, पूरा 6 से लेकर 12 तक वो सारी चीज़ उसमें कंप्लीट कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में निभाता है, तो कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो आयोडीन जो मिली होती है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन मिली रहती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन देता है प्रकाश संश्लेषण का फलस्वरूप। कौन ऊर्जा ATP में बदल जाती है, तो ATP में बदलता है कौन सा भैया, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सौर ऊर्जा बोल रहा हूँ, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो होती है ATP में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो होता है किस में मिलता है, तो बीज में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन है प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधि कौन से है, तो प्रतिजैविक औषधि देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रतिजैविक औषधि में देखेंगे है ना, तो क्लोरोरेम्फोफेनिलकोल और प्रतिजैविक एक क्या है, प्रतिजैविक औषधि जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। आगे जी, उसके अलावा सल्फागुआइनिडीन एक प्रकार का है ना सल्फोनाइड प्रतिजैविक है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा जो कि प्रतिजैविक है। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो जलजन्य रोग से, मतलब पानी जो दूषित होता है ना उससे रोग कौन सा होता है, टाइफाइड भी और कालरा भी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषातन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित हो जाता है। मनुष्य में शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पलियाँ, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है, तो थाइमस मज्जा में, अट्टी मज्जा में। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WC होती है, तो लिम्फोसाइट क्या है भैया, तो एक प्रकार की WC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन संबंधित किससे भैया, तो कर्क रोग से ओंकोजीन संबंधित है। आगे जी, रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, कौन सा समस्थानिक है भैया, तो याद रखिएगा रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया अगर पूछेगा सिंपल तो एक प्रकार क्या है, रक्त कैंसर है। अगला जी, नेक्स्ट देखेंगे तो तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क के रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है, तो कौन सा भैया, तो आयनीय विकिरण। अगला देखेंगे, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो प्रणाली स्वपोषण क्रिया। क्या है भैया, प्रणाली स्वपोषण क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस।
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? फिर से वही हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कौन कैसे होता है? तो कैसे होता है तो भैया तो वो जीन में सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव में, जीन में मिश्रण से, ये सारी क्रियाओं से होता है। डीएनए को किसमें अंतःपात्रे में बनाया था? डीएनए को किसने अंतःपात्रे में बनाया था? याद रखिएगा वो आर्थर कोनबर्ग थे। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो पार्किंसन के जो देखा जाएगा तो किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा ना, आर्विड कार्सन को मिला था। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज़ दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा है, बाकी सारी क्रिया कर सकता है। आगे जी, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु यानी वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत में किस कार्यक्रम जो है, भारत में के लिए जो कार्यक्रम किया गया था, आह्वान जो है किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो आह्वान जो चलाया गया था किसके लिए चलाया गया था? सिंपल HIV और एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में, मानव मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु को जो खोज किया था वो किया था लीवेनहुक ने किया था। कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है वो वायु प्रदूषक है, तो कणीय तत्व। उसके बाद संवहनीय यानी कि वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो किससे जाता है? तो याद रखिएगा फोलेम टिश्यू से जाता है, नहीं जाइलम, जल जाएगा जाइलम से, फोलेम से तो ये भोजन उसको लेकर घूमेगा। तो याद रखिएगा जल से जाइलम, फ से जल और ज से जाइलम होता है, और वही फ से फूड और फ से फोलेम होता है। ठीक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान जो होता है, सेल्सियस देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसी के आसपास 36.9 हो जाएगा, एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सौरदाता वर्ग देखा जाएगा, सौरदाता वर्ग के रक्तदाता जो रक्त ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? तो कौन सा ग्रुप होता है? याद रखिएगा ओ होता है। और उसमें भी अगर ओ के भी पूछेगा तो उसमें भी ओ में भी कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे यूनिवर्सल डोनर होता है? याद रखिएगा ओ नेगेटिव। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस से शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डी की जो पढ़ाई होती है ना, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आगे जी, कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी जोड़ी होती है? तो याद रखिएगा 31 जोड़ी होती है तंत्रिकाएं। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतों को 2 बार विकसित होते हैं? तो जो 20 दांत दो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि 2 बार विकसित होते हैं, क्योंकि 20 गो दांत दो होता है, वो दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ कहा जाता है, और वो टूट जाएगा, फिर उसके जगह पर 20 गो नया जमेगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो खोपड़ी में देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। याद रखिए खोपड़ी में 28 होता है, और एक उसके नीचे छुपा रहता है जिसको बोलते हैं हाइड बोन। हाइड बोन मिला के 29 हो जाता है। सिर्फ चेहरा में पूछता है तो 14 हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा ना। ये देखिए कपाल में 8 गो, चेहरा में मुख यानी चेहरे में 14 गो, है ना। कंठिका में 1 होता है, कंठ के पास में 1 गो, और कान में कितनी होती है? 6 होती है। कान की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं MIS। क्या बोलते हैं? MIS, मिलियस इनकस स्टेपिज। मिलियस इनकस स्टेपिज। और सबसे छोटी जो होती है स्टेपिज होती है। कान की हड्डी में भी सबसे छोटी स्टेपिज, और पूरी हड्डी में भी सबसे छोटी स्टेपिज होती है, याद रखिएगा। ठीक है। उसी तरह हाथ की हड्डी होती है 30 गो, तो यानी दोनों हाथ मिला के 60 गो। उसी तरह पैर की भी हड्डी होती है 30 गो, उसका भी मिला के 60 हो गया, लगभग यहीं भी 120 हो गया। सारी हड्डियों के नाम अगर याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। ठीक है। और पैर की जो हड्डी होता है वो इसमें कौन कौन सा होता है? एक तो होता है फीमर, बड़ा सा, है ना, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको बोलते हैं क्या? फीमर बोलते हैं। यहाँ पर होता है पटेला, उसके बाद होता है यहाँ पर टीबिया, और एक दूसरा होता है फेबुला, और दोनों ज्वाइंट हो गए यहाँ पर टार्सल, और ये होता है मेटाटार्सल, और उसके बाद होता है फिलेंजिया। ठीक है। ये सारी पैर की हड्डी होती है। ठीक है, याद रखिए सबसे जो बड़ी हड्डी होती है ये फीमर होती है, पैर की हड्डी। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियाँ की संख्या कितनी होगी? तो 20 वर्ष जब हो जाइएगा तो मानव शरीर में अगर हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग कितनी हो जाएगी? तो लगभग हो जाएगा 206 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य से अवशेषी अंग नहीं है? तो मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो याद रखिएगा सामने वाले चपटे दांत जो होता है, सामने वाले चपटे दांत होता है वो क्या है? तो मनुष्य की अवशेषी अंग नहीं है। अगला नेक्स्ट है जी,
जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया में तेज करने में उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी भैया? तो एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या कहलाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो होता है विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है जी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम याद रखिए एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला जी, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80 सेल से जल पाया जाता है। ठीक है। इसका वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। न तो किस युग में थे? तो याद रखिएगा यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं है, लेकिन होगा क्या? 3.5 अरब पूर्व हो चुका था। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन क्रिया अगर देखा जाएगा तो कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो मनुष्य का जो पूर्वज कहा जाएगा तो उसको क्या बोला जाए? क्या बोलोगे? क्रोमैग्नान मनुष्य। ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारण कहा जाएगा प्राकृतिक वरण। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वरण हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है किसी केंद्र कहाँ पर है? तो नियंत्रण केंद्र क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का कशेरुकी रज्जु होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? विकास का कारण है, तो विकास का कारण क्या होता है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट लिखा हुआ कि बच्चों को फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो गैस का नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन। कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, कौन सा हो जाएगा? इन दोनों से। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि क्या होता है? तो ये सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट है, जहाँ जीव रहता है उससे सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास कहेंगे। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानती हैं? तो गंध से पहचान लेती हैं। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शुल्क डायलिसिस कहते हैं, जो मशीनों द्वारा खून का शुद्धिकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो किसी कमी से होता है भैया? तो इंसुलिन की कमी से। एड्स निम्न कारणों में से किसके कारण होता है? तो एड्स अगर देखा जाएगा तो विषाणु कारण होता है। एड्स किसके कारण होते हैं? फिर वही क्वेश्चन दोबारा, तो विषाणु कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा एड्स होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक के वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनके केवल एक X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो होता है हमें एक पेड़ से मिलती है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? तो गेहूं खेती के लिए आप नाइट्रोजन का उपयोग कीजिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है ये, पौधे हम पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है जी, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प होता है, यानी फूल होता है। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सी है? तो याद रखिएगा सिकोआ जो है सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है भैया? तो एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? तो किस में होगा? तो सोयाबीन में होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए गन्ना का प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा जो फूल है कौन सी है? तो रेफ्लेसिया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो किस आविष्कार के लिए? जीन में संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा
एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड। आर्क्योपेटेरिक्स क्या है? तो ये क्या है? तो याद रखिए जुरासिक युग का स्वर्ण पुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो किस में वर्गीकृत किया जाता है डॉल्फिन को? स्तन में, स्थानीय जीव में मतलब। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक ही रोग से मरते हैं, इसकी पहचान है, क्या पहचान है भैया? तो क्षय रोग। मिल्क में से सबसे मीठी चीनी है, कौन सी मीठी चीनी होती है? तो फ्रक्टोज होती है। शर्कराओं में सबसे मीठी है तो क्या मीठी है सबसे? तो ग्लूकोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है, कौन सा संवेदनशील क्षेत्र होता है? तो पीछे का भाग कड़वा का, आगे का भाग मीठा, पीछे का भाग कड़वा। याद रखिए कि उसके बाद खट्टा, नमकीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। मटर पौधा है क्या भैया? तो मटर पौधा एक साग पौधा है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो क्या मौजूद होती है भैया? तो प्रोटीन मौजूद होती है फलिया में। नेक्स्ट यहाँ आएंगे, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अन्य अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो TSH। उसका थायराइड ग्रंथि का खराबी जिसे कमी के कारण होती है, क्या कमी कारण होती है? तो याद रखिएगा आयोडीन की। थायरोक्सिन जो ग्रंथि होती है उसे खराब हो जाता है आयोडीन कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आ जाएंगे फिजिक्स के सेशन को देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, नहीं होता है। एक्चुअली में हाइड्रोजन जो होता है ना वो 1 नंबर पर होता है, इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा जो होती है नहीं होती है। लेकिन हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है जिसे ड्यूटेरियम और टाइटेरियम भी कहा जाता है। तो ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा और टाइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। एंगस्ट्रॉन क्या है? तो एंगस्ट्रॉन क्या होता है? ये तरंग दैर्ध्य होता है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है वो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की, मतलब दूरी नापता है प्रकाश वर्ष। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को अगर देखा जाएगा तो हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ड क्रिस्टल होते हैं, तो क्या कार्ड क्रिस्टल होते हैं भैया? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति मापी जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की जो सीमा होती है वो कितना होती है? तो याद रखिएगा 3900 से लेकर 7600। अगला क्वेश्चन देखें, सौर विकिरण निम्न में से किस से परास में दिखता है? तो किस परास में दिखता है भैया? तो 400 से लेकर 700 परास में दिखता है। और लेकिन जो नासा जो है ना उसको 380 से लेकर देख सकते हैं 700 नैनोमीटर तक मानती है। लेकिन NCERT मानता है क्या? NCERT कहता है कि भैया 400 से 700 ही होता है नैनोमीटर। आर्द्रता जो होता है, आर्द्रता किस से उपकरण में मापी जाती है? तो आर्द्रता देखा जाएगा तो आर्द्रता किस उस उपकरण मापते हैं? तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था BPSC में ही, ये वाला TRE में पूछा हुआ था। आर्द्रता को किस उपकरण में मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर भैया देखिएगा, ठीक है। आर्द्रता को। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की जो इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर और वर्ग प्रति मीटर होता है। तो यानी दाब की इकाई जो होता है न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दाब का मात्रक लिखा हुआ है, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, यानी दाब इसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? तो याद रखिएगा दाब जो होता है वो अदिश राशि होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का। अब यहाँ सही कथन चुनिए, तो सही कथन चुनना है। तो कथन कौन सही हो जाएगा? तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है। क्या होता है ये? तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है बैगनी प्रकाश से अधिक होता है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे लो, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा भैया? तो न्यूक्लियस कहलाएगा, जो धन आवेशित हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक ठोस में सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो सीधा ठोस से गैस बन जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कि कपूर होता है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरण में एक आवेशित कण है। क्या भैया? तो आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का मतलब क्या होता है? तो G का मतलब है जनरेशन। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट वाटसन रडार किया था। अगला है गॉड पार्टिकल्स से है, तो गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है।
सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था प्राप्त? सन 1930 में। यहाँ सब व्यक्ति के नाम लिखा है, किनको किनको नोबेल पुरस्कार कब कब मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, अरविंद खुराना को 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, मदर टेरेसा को 1979 में, अत्यंत सेन जो है 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप कहेगा तो याद रखिए गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज। दूरबीन हो, टेलीस्कोप हो, ये सब गैलीलियो ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार जो है किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है जी, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ mm। तो यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस मान जो होता है फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो क्या होता है? तो 40 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहाँ फार्मूला लिखा है, फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? चूँकि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 + 32 और उसी का उल्टा निकालना होगा तो सेम करके निकाल सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक होता है वो प्रयोग होता है किसमें? एक के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। लोलक की कला अवधि जो होती है, कला अवधि उसको क्या बोलेंगे? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी लोलक की जो कला अवधि होती है, लोलक जो ऐसे डोलते रहता है, डोलन करते रहता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जी, बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल का गुणनफल जो होता है वो होता है द्रव्यमान और त्वरण का होता है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। यहाँ लिखा त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो त्वरण का अगर सही सूत्र हो सकता है ना, ए बराबर क्या होता है? v - u/t। तो याद रखिएगा इसको। और ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो होता है वो सदिश नहीं है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक की राशि प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान प्राप्त होती है। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य मतलब क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी बराबर होता है 1000 मीटर। क्या है? तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसका? 10⁻⁻12 ग्राम का। आप एक लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट से फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है, क्या लग रहा है लिफ्ट के फर्श पर? तो लिफ्ट पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। वायु में ध्वनि होती है, तो वायु में ध्वनि क्या होती है भैया? अनुदैर्ध्य होती है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो किसके द्वारा पृथक किया जाता है रेत और नेफ्थलीन को? तो याद रखिएगा इसको पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का उपयोग करते हैं लोग। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होता है वाट होता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाट यानी 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जलाया जाए तो कितना बल्ब खर्चा होगा? तो एक ही इकाई मतलब 1 यूनिट खर्च होगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाली सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलोग्राम है। यदि प्रतिरोध का मान 20 से 0.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना हो जाएगा? तो 4.70 ओम मतलब किलो। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है, क्या होता है भैया? तो अमोनियम क्लोराइड होता है विद्युत अपघटक। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर क्या है भैया? तो विद्युत मोटर अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो विद्युत मोटर देखेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत धारा में निम्नलिखित में से किस उपकरण मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? याद रखिएगा ए मीटर में मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है? तो वही ए मीटर में। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से गुजरिएगा ना तो 7 ऐसे प्रिज्म होता है, इस तरह का प्रिज्म बना रहता है। इससे जब प्रकाश गुजरिएगा तो बिखर के 7 रंग में बढ़ जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 होगी, याद रखिएगा। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो होती है उत्तर की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो किस प्रकाशनली जो होता है मतलब लैब में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतुओं को गर्म करके। ऑक्सोटोसिन नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला? तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह किरण।
नेक्स्ट है जी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का ज़्यादा उपयोग होता है। आगे जी, कमरों को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने पर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना रहता है? तो याद रखिएगा, टीन और सीसा धातु का बना रहता है जो फ्यूज वगैरह में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा कुचालक देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ऊष्मा का अधिक कुचालक है, पारा होता है। अति चालक लक्षण है किसका? तो शून्य परागमता का अति चालक लक्षण है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोधक चाहिए था, ठीक है। तो गर्म करने पर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट कहाँ थे हम लोग? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध क्या होता है भैया? तो घटता है। आगे जी, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का जो गुटका होता है, यानी लोहे की जो मतलब समझिए, गुटका मतलब कोई भी लठ टाइप का होगा, लठ मतलब लाठी टाइप का होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, तो टुकड़ा को ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में होता है क्या ना कि लोहा जो होता है लकड़ी की तुलना में ऊष्मा को अच्छा चालक होता है, या ठंडा ऊष्मा या गर्मी तेज़ी से स्थानांतरित करेगा। 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः अपने कमरे को ठंडा नहीं गर्म कर सकते। या देखिए, दरवाज़ा खोल देंगे ना तो गर्म होने लगेगा, ठंडा नहीं होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या करता है? तो निम्न में से कौन सा बदलता है या बदलती है? तो क्या बदलता है? तो आवृत्ति बदलता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस से किस प्रकार के लेंस को बना होता है? तो उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस का जो होता है चश्मा लगा रहता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है क्या है? तो वायु में वेग देखें 330 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ सब चार्ट दिया हुआ है कि किस में क्या होता है, इसमें आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा लोग, ठीक है। आगे जी, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण प्रकृति जो होती है तरंग एवं कणों की कण दोनों के समान। आकाश नीला लगता है क्यों नीला लगता है भैया? तो लघु तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक की प्रकीर्णन होती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम घनत्व होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर देखा जाए तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो गोलाकार आकृति कारण है पृष्ठीय तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। अगला क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट, महासागरों में इसकी ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? तो जल तरंगें जो होती है वो चंद्रमा के कारण उठता है, जिसको ज्वार भाटा बोला जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी गिराया जाए तो क्या होगा? तो इसका भार जो है भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जी, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो कब छोड़ा गया था भैया? तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम क्या होता है? प्लूटो पर बहुत ज़्यादा दिन का होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है क्या होता है भैया? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो क्या है भैया? तो 1.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक क्या होता है? पहुंचता है, उसे क्या बोलेंगे? याद रखेंगे क्या आप लोगों को कि जो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको क्या लगता है? तो 499 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 19 सेकंड एग्जैक्ट लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा फास्ट नहीं है। निम्नलिखित से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है?
किसको प्रयुक्त करते हैं भैया? तो याद रखिएगा जर्मेनिया को। आ गया जी। परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक का अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। नाभिक परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिजली की खपत का बिल किससे मापना किसके मापन पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा वाट के मापन पर आधारित होता है केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो इनसेट 2A जो है कब छोड़ा गया? तो याद रखिए 10 जुलाई 1992 को। यहाँ से केमिस्ट्री हो गया शुरू, इसको पढ़ते हैं लोग। पहला क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा जो गैस है वो तत्व नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का अगर जनक कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? अब बताइए इनमें से किन्हें कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है, लेबोजियर को आधुनिक शास्त्र का जनक। परमाणु इलेक्ट्रोड में नाभिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 148 होती है यूरेनियम की। फैराडे स्थिरांक क्या है भैया? तो फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट है जी, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी? और ये क्वेश्चन खूब पूछता है, बिल्डिंग में जो प्रयोग होती है गैस कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन और एसिटिलीन। देखेंगे जो गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर क्या परत होती है? तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, कौन सा डिटर्जेंट है? तो सल्फाफोनेट बोलते हैं, सल्फाफोनेट। नेक्स्ट है जी, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है। तो मानव पसीने से क्या निकलता है? तो याद रखिएगा मानव पसीने से अगर निकलने वाला जो तत्व है उसमें सोडियम होता है, पोटासियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बहुत सारे तत्व होते हैं। नीला तत्व का रासायनिक सूत्र है तो नीला तत्व का कॉपर सल्फेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी धातु है? तो भारी धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें से प्लेटिनम है भारी धातु। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो, इसको अगर याद करना होगा स्टेनलेस स्टील को, तो इसका तरीका याद करने का लोनीक्रोम है, लोनीक्रोम है, ठीक है। लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल किस सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में या किसी भी तरह की बैटरी में सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज मिनरल जो होता है वो क्या होता है? उपयुक्त सभी गैस। जो खनिज मिनरल जो होता है ना, खनिज मिनरल क्या है? तो याद रखिएगा अकार्बनिक ठोस है, उपयुक्त में सभी नहीं, अकार्बनिक ठोस। अगला क्वेश्चन है जी 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर, एक वर्ष 1945 में नागासाकी पर यानी जापान पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? कौन सा विस्फोटक उसमें डाला गया था? तो प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार परमाणु जो होता है वो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो पोटासियम जो होती है सबसे अधिक क्रियाशील होती है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है जी, आयोडीन युक्त लवण रहता है तो कौन सा लवण रहता है भैया? तो पोटासियम आयोडाइड में आयोडीन युक्त लवण रहता है। अगला क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बना रहता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से यानी NaCl। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन है मूल तत्व। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में, ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है जी, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस से प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन गैस। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपीन का। टैक्सोल निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है? तो किसका भैया? याद रखिएगा ना, टेट्राफ्लोरोएथिलीन।
बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट के निम्नलिखित किसके संघनन से बनता है? तो याद रखिएगा फिनॉल और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उससे बनता है बेकेलाइट। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो क्या होता है? वसा होता है। अगला क्वेश्चन है जी, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की जांच की जाने के लिए किस फिल्टर पेपर का प्रयोग करता है? तो कौन सा फिल्टर? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी की मुख्यता क्या होती है? तो एलपीजी में होती है ना, एलपीजी में क्या हो जाएगा? तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाएगा। ग्रीन हाउस से गैस और मुख्यतः घटक कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस का अगर मुख्य घटक कहा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, ये तीनों हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों होता है। पेट्रोल एवं डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या जल उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दम घोटने वाले गैस भी से कहा जाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, तो ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। यहाँ इसको क्या करना है? सही मिलान करना है। तो सही मिलान देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सही मिलान, एस्पार्ट्रेम कृत्रिम सुधारक, फ्रेन प्रतिशत, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ और बेनाड्रिड प्रतिहिस्टामिन। निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 का अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है? तो कारखानों में पेट्रोलों से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से अम्ल वर्षा जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हवा में मौजूद हो जाता है तब अम्ल वर्षा होती है। शुष्क बर्फ़ है क्या? तो शुष्क बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं? तो किसे करते भैया? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड D2O को। शुष्क बर्फ़ क्या है? तो शुष्क बर्फ़ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो होता है वो CO2 के कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अपघटक कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कार बैटरी में जो यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो किसमें कार्बन नहीं है भैया? तो हीरा में होता है ये, ग्रेफाइट, कोयला, ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा, कार्बन नहीं होता, बाकी सारे में कार्बन होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है यानी हार्ड कौन है? तो हीरा जो होता है कठोर तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोनाइट। सोडियम बेंजोनाइट का प्रयोग के खाने के परीक्षण के लिए किया जाता है ना। पारादीप्त मिश्रित धातु का खाना बनाने के प्रयोग की जाने वाली कौन सी मुख्यतः गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है खाना बनाने के समय में। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप का द्रव्य है? तो कौन सा सामान्य ताप का द्रव्य? तो याद रखिएगा पारा। और अधातु रहता था ब्रोमीन। ठोस कपूर से कपूर वश बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहेंगे, मतलब डायरेक्ट ऊपर उठ जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे। पीतल के बर्तनों को कलाई करके करते समय गर्म बर्तन की सफाई के प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं कौन सा होता है? धुआं जो होता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में होता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। वाहनों की निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों में जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारी गैस जो है निकलती रहती है। अगला लिखा हुआ है, स्टील को कठोरता प्रदान करने वाली कढ़ाई की जाती है कौन सी? कार्बन की मात्रा। किस खनिज से डोरियम प्राप्त किया जाता है? तो पीच ब्लेड से। तत्वों के तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में यहाँ लिखा है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो किसके प्रयोग से? क्लोरीन का प्रयोग अगर किया गया है तालाब में तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, जलन होने लगेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? पानी बनेगा।
सोने को घोला जा सकता है, तो सोने के घोल को घोला जा सकता है वो एक्वा रेजिन होता है एक्चुअली में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह अभिप्राय करता है कि कांच की सोडियम ऑक्साइड से वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर रंग ने बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सा है? तो वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है? तो यह तो एक एस्टर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इसका प्रयोग जो है निरापद नहीं है। निम्नलिखित में से किस से खनिजों द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट द्वारा लोहा प्राप्त होता है। देखिए हेमाटाइट जो पिच ब्लेड होता है ये तो यूरेनियम का अयस्क है, आप सभी जानते हैं पहले से। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल जो होता है, जल में अधिक विरय होती है, ये जो है असत्य है। आगे जी, जस्ते में एक आयरन भाग को दो आयतन भाग तांबा में मिलाने की पीतल बनता है तो 8300 किलोग्राम मीटर प्रति क्यों। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील मिश्रण किसका है? तो सेलोनिक क्रोमे का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका भैया? तो याद रखिएगा लोहा क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश है? तो ऋणात्मक जो आवेश होता है किसमें होता है? बीटा किरण में। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 28882। CO समूह का आबंध क्रम है, आबंध क्रम क्या भैया? तो याद रखिएगा आबंध क्रम 3 है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। सलाहकार हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो कौन सा आकार होता है? तो याद रखिएगा आकार जो होता है अष्टफलकीय होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, उसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो याद रखिएगा X से H4 मतलब हाइड्रोजन 4 वाला हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो क्या संख्या होती है? तो याद रखिएगा 12 और 3 होती है। भारी जो पानी होता है वो पानी होता है, तो भारी पानी वह पानी कौन सी पानी होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक जिसमें क्या है? तो वह नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है। मतलब वो परमाणु जो द्रव्यमान असमान रूप से होते हैं। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है, किसका उदाहरण भैया? तो एक एमल्सन का उदाहरण है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो क्या हो जाता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है जी, ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर किण्वन से जो होता है वो मिथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होगा, और ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है भैया? तो C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा होता है? तो CHNO। ठीक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या हो जाएगा? तो अपमार्जक जो होता है वो एक तरह से अपमार्जक जो होता है औषधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातु बनती है? तो पीतल से कौन सी धातु बनेगी? तांबा और निकेल। तांबा और जस्ता, मैग्नीशियम जस्ता, ये तांबा और जस्ता। तो ये देखिए इसका मैट्रिक बताया था पी-ता-जी, यानी पीतल तांबा और जिंक मिलकर बनेगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो सामान्य गुणधर्म जो होता है बेसिक और एसिटिक होता है। रेडियो गुणधर्म पदार्थ उत्सर्जित करता है, कौन उत्सर्जित करता है? तो बीच में सभी अल्फा बीटा गामा सभी। नेक्स्ट है जी, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है कौन सी गैस?
तो वो गैस हीलियम है, ठीक है। नाइट्रोजन है, सॉरी हवा में जो सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होता है और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वायु है, वायु क्या भैया, तो वायु जो है एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाइयों के लिए सक्रिय रसायन कौन सा होता है, तो ना एलिथ्रिन। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड एवं सल्फेट, यही कारण है। इधर आ जाइए, हास्य गैस क्या है, तो हास्य गैस जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड वाला गैस को हास्य गैस बोलेंगे। नेक्स्ट है जी, यहाँ से जो हम लोग ये जीव विज्ञान का तो कंप्लीट कर ही चुके लो, जीव विज्ञान तो शुरू में पढ़ चुके लो, तो ये हो गया हम लोग कंप्लीट बीपीएससी का जो जीव क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए लो। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।